अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि जेपीए क्या होता है, फिर हमने डेटाबेस को डेवलप करना, जेपीए और डेटाबेस की डिपेंडेंसीज को pom.xml की फ़ाइल में ऐड करना, और फिर उसके बाद हमने डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ को application.properties की फ़ाइल में ऐड करके और स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करके देखा था। आज हमने सीखना है कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स, उनकी फील्ड्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और फिर डाटा को डेटाबेस के अंदर राइट या डेटाबेस से डाटा को रीड करके फ्रंट एंड या प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर किस तरह से थ्रो कर सकते हैं। आगे जाने से पहले हमें स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट या मॉड्यूल के आर्किटेक्चर को देखना पड़ेगा। स्प्रिंग बूट के अंदर किसी भी मॉड्यूल का जो आर्किटेक्चर होता है वो 4 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो सबसे पहली लेयर है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। ये वो लेयर होती है जिसके अंदर हमारी यूआई होती है, या वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम डाटा को थ्रो करते हैं या जहाँ से डाटा को लेकर हम बैकएंड के ऊपर सेव कराते हैं। नॉर्मली इसके अंदर हम अपनी यूआई को रखते हैं। जो दूसरी लेयर है वो है डाटा लेयर। डाटा लेयर के अंदर वो तमाम क्लासेस आती हैं जिन्होंने डाटाबेस के टेबल्स के ऊपर मैप होना होता है। इसके अलावा वो क्लासेस भी आती हैं जिसके अंदर हम अपनी क्यूरीज को डिफाइन करते हैं। जो तीसरी लेयर है वो है एपीआई लेयर। एपीआई लेयर या कंट्रोलर लेयर, ये वो लेयर है जिसके अंदर हम अपनी रेस्ट एपीआईज को डिफाइन करते हैं। और जो चौथी लेयर है उसको कहते हैं बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर बेसिकली ये वो लेयर होती है जो हमारी डाटा लेयर से डाटा को फैच करती है या डाटा लेयर के अंदर डाटा को स्टोर करती है। अब होता क्या है, इसका फ्लो किस तरह से होता है। प्रेजेंटेशन लेयर से एक कॉल जाती है एपीआई लेयर को, एपीआई लेयर आगे से कॉल भेजती है बिजनेस लेयर को, बिजनेस लेयर आगे से कॉल करती है डाटा लेयर को, वहाँ से डाटा को फैच या सेव करती है, और जो भी रिस्पॉन्स होता है वो वापस एपीआई लेयर को सेंड करती है, और एपीआई लेयर वापस वो रिस्पॉन्स प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड करती है। मिसाल के तौर के ऊपर हमने फ्रंट एंड से स्टूडेंट का डाटा सेव करना है, वो हम भेजेंगे एपीआई लेयर के पास। एपीआई लेयर आगे से वो डाटा भेजेगी बिजनेस लेयर के पास, और बिजनेस लेयर जो है वो डाटा भेजेगी आगे से डाटा लेयर के पास, और डाटा लेयर्स के मेथड के थ्रू वो डाटा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम एक डाटाबेस बनाई थी स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है इसके मल्टीपल मॉड्यूल हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो डिफरेंट तरह के मैनेजर हो सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर, अटेंडेंस मैनेजर, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मैनेजर। तो हम लेकर चलेंगे फिलहाल पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर को। आगे जाने से पहले हम स्प्रिंग बूट के अंदर किसी भी मॉड्यूल के फोल्डर स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। स्प्रिंग बूट के अंदर हर मॉड्यूल का फोल्डर स्ट्रक्चर 4 बेसिक फोल्डर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मॉडल, कंट्रोलर, रेपोजिटरी और सर्विस। ये फोल्डर स्ट्रक्चर हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं ताकि हमें प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स को मैनेज करना आसान हो। सबसे पहले ये जो मॉडल का हमारे पास फोल्डर है, इसके अंदर हम वो क्लासेस रखते हैं जिन्होंने हमारे डेटाबेस की टेबल्स के ऊपर मैप होना है। या मैं अल्फाज में कहूँ कि मॉडल के फोल्डर के अंदर हम अपनी एंटिटी क्लासेस को रखते हैं। तो सिंपली ये क्लास ऐड करते हैं। ये मॉडल के फोल्डर को राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास। इस क्लास को नेम दे देते हैं पर्सनल इन्फो। तो यहाँ पर एक क्लास ऐड होगी है। अब इस क्लास को हमने एक एंटिटी क्लास या वो क्लास जिसने डेटाबेस के टेबल के ऊपर मैप होना है वो किस तरह से बनाते हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर वो करने के लिए हमने सिंपली क्लास के ऊपर जाना है और यहाँ पर एक एनोटेशन ऐड करनी है @एंटिटी। तो अब हमारी ये क्लास डेटाबेस के टेबल के ऊपर मैप हो जाएगी, और इस क्लास के जितने वेरिएबल्स होंगे वो उस टेबल के कॉलम्स बन जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं चंद वेरिएबल्स ऐड करता हूँ। प्राइवेट, मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ऐड कर लिए। तो अब ये वेरिएबल उस डेटाबेस के टेबल के कॉलम बन जाएंगे। आगे जाने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल एनोटेशंस की होती हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक क्लास ऐड कर लिया है, उसके ऊपर मैंने @एंटिटी की एनोटेशन ऐड कर दी है। अब यही क्लास डेटाबेस का टेबल बन जाएगी, लेकिन हमें पता है कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की का होना जरूरी है। तो अब इन जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इनमें से किसी एक को मुझे प्राइमरी की भी बनाना पड़ेगा। अब इस तरह के कॉन्स्ट्रेंट को ऐड करने के लिए जो हम एनोटेशंस यूज करते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल एनोटेशंस। मिसाल के तौर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये जो ID का वेरिएबल है ये मेरी इस क्लास की प्राइमरी की बन जाए, तो मैं सिंपली ऐड करूंगा @ID। तो ये वेरिएबल मेरे इस टेबल की प्राइमरी की बन जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है इस कॉलम के ऊपर ये कॉन्स्ट्रेंट ऐड हो कि ये नल नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट नल का कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा @कॉलम, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर मैं ऐड कर दूंगा नल लेबल इज इक्वल टू फॉल्स। इसी तरह से हम किसी भी कॉलम को यूनिक बना सकते हैं। किसी भी वेरिएबल या कॉलम की मैक्स लेंथ, मिन लेंथ या कोई भी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो तमाम कॉन्स्ट्रेंट जो हम एक डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं वो हम सिंपली इन वेरिएबल्स के ऊपर एनोटेशंस को यूज करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करें।
रन करने के बाद जब आप अपने पीजी एडमिन को खोलेंगे, यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर जाएं, स्टूडेंट डेटाबेस के ऊपर, और इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप अपने स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर स्कीमास के फोल्डर में जाएं, यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में, और ये टेबल्स के फोल्डर को एक्सपेंड करें। तो यहाँ पर आपको कोई भी टेबल ऐड हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने हाइबरनेट को अभी ये कमांड नहीं दी कि आपने इस डेटाबेस को अपडेट भी करना है। तो हाइबरनेट को ये कमांड देने के लिए कि मैं जो भी चेंजेस करूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस चेंजेस को हमने डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट करना है। उसके लिए आपने application.properties की फाइल में आना है, जहाँ पर आपने अपने सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ऐड की थी, और यहाँ पर आपने ये लाइन ऐड कर देनी है, spring.jpa.hibernate.ddl-auto इज इक्वल टू अपडेट। तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटाबेस रिलेटेड टास्क आप परफॉर्म करेंगे, स्प्रिंग बूट से हाइबरनेट को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर अपडेट करता रहेगा। तो ये लाइन ऐड करके इसको सेव करें और अपने प्रोजेक्ट को रीरन करें। उसके बाद पीजी एडमिन को ओपन करें और स्टूडेंट डेटाबेस को सिंपली रिफ्रेश करें। तो जैसे आप रिफ्रेश करके नीचे टेबल्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर जो क्लास थी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, उसका टेबल ऐड हो गया। इसको सिंपली आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम कॉलम्स और उनके वो तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स जो आपने ऐड किए थे कॉलम्स के ऊपर, वो ऐड हो गए। अब इसके बाद हम इन कॉलम्स के अंदर डाटा को ऐड करना या इनसे डाटा को रिट्रीव करना सीखना है। उसके लिए आप यहाँ पर रेपोजिटरी के फोल्डर के अंदर आएंगे। रेपोजिटरी का फोल्डर ये वो फोल्डर होता है जिसके अंदर हम वो तमाम इंटरफेसेस को ऐड करते हैं जो JPA की रेपोजिटरी को एक्सटेंड करते हैं। बेसिकली इन इंटरफेसेस के थ्रू हमें वो तमाम बिल्ट-इन मेथड भी मिलते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को सेव, रिट्रीव या डिलीट कर सकें, और इसके अलावा हम कस्टम क्यूरीज भी ऐड कर सकते हैं इन इंटरफेसेस में। तो इस रेपोजिटरी के फोल्डर के अंदर एक इंटरफेस ऐड करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करें, न्यू जावा क्लास, यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन इंटरफेस को क्लिक करें, और हमने इस इंटरफेस का नेम जो भी हमारी टेबल या क्लास होगा उसका नेम प्लस रेपोजिटरी का कीवर्ड आगे ऐड कर देना है। ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारी जो एंटिटी क्लास वो थी पर्सनल इन्फो, तो हमारा जो इंटरफेस होगा उसका नाम होगा पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी। इससे फ़ायदा ये होगा हमें चीज़ों को बाद में मैनेज करना और उन्हें रिलेट करना आसान हो जाएगा। हमें पता होगा कि ये वाली जो एंटिटी है इसका इंटरफेस ये है। इंटरफेस ऐड करने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस इंटरफेस को एक्सटेंड करना है JPA रेपोजिटरी के साथ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो रेपोजिटरी है जिसके थ्रू हमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड मिलते हैं जिन्हें यूज़ करके हम डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव, रिट्रीव या डिलीट कर सकते हैं। इस इंटरफेस के दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर में हमने वो क्लास नेम या वो एंटिटी नेम देना होता है जिसके डाटा को हमने मैनिपुलेट करना है। क्योंकि हम पर्सनल इन्फो की एंटिटी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो हम पहले पैरामीटर के अंदर पर्सनल इन्फो को लिखेंगे। दूसरे पैरामीटर के अंदर हमने उस एंटिटी की जो प्राइमरी की है उसकी डाटा टाइप को लिखना होता है। हमें पता है कि पर्सनल इन्फो की हमने जो प्राइमरी की बनाई थी वो थी ID, और उस ID की जो डाटा टाइप थी वो थी लॉन्ग। तो हमने सिंपली सेकंड पैरामीटर के अंदर लिख देना लॉन्ग। तो हमने एक इंटरफेस ऐड कर लिया है जो कि JPA रेपोजिटरी को एक्सटेंड करता है, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपनी एंटिटी क्लास के साथ। तो अब हम सिंपली इस इंटरफेस के मेथड्स के थ्रू अब डाटा को मैनिपुलेट कर सका करेंगे। तो अब वो करते हैं। उसके लिए हमने अपनी बिजनेस लेयर की क्लासेस को ऐड करना है। मैंने पहले भी बताया था कि बिजनेस लेयर की जितनी भी लॉजिक है या जितनी भी क्लासेस हैं उनको हम सर्विस लेयर के अंदर ऐड करते हैं। सिंपली सर्विस लेयर के ऊपर आए, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नई क्लास ऐड कर लें। इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है? इसकी नेमिंग कन्वेंशन है कि जो भी एंटिटी हो प्लस सर्विस का कीवर्ड। मिसाल के तौर के पर हमारी एंटिटी है पर्सनल इन्फो, तो पर्सनल इन्फो सर्विस। अब स्प्रिंग बूट को बताने के लिए कि ये मेरी जो एक क्लास है वो एक सर्विस क्लास है, इसके लिए हमने क्लास के ऊपर एक एनोटेशन ऐड करनी है @सर्विस। अब हमने रेपोजिटरी की जो इंटरफेस है इसको यूज़ करते हुए डाटा को रिट्रीव, अपडेट या ऐड करना या डिलीट करना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने इस रेपोजिटरी पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी के कोई रेफरेंस बनाना है जिसके थ्रू हम उसके बाकी मेथड्स को कॉल कर सकें। तो नॉर्मल जावा के अंदर तो हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर कपलिंग को लूज करते हैं, या आम अल्फाज में कहूँ कि हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिपेंडेंसी को कम से कम करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक क्लास के मेथड दूसरे क्लास के अंदर कॉल करने के लिए हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उस क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं, लेकिन इसके नुकसान ये होता है कि टाइट कपलिंग आती है।
मतलब ये कि जो दूसरी क्लास है, अगर उसके अंदर कल को हमने कोई अपडेट करना है, वो सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो क्लास जो उसको कॉल कर रही है उसके अंदर भी आते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो स्प्रिंग बूट के अंदर या जावा ईई के अंदर कॉन्सेप्ट आया था वो था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बड़ा सिंपल है कि हम क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उस दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दें, और दूसरा तरीका है ऑटोवाइड की एनोटेशन। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उस रेपोजिटरी के रेफरेंस को इंस्टेंशिएट कर देंगे। वो किस तरह से करते हैं, सिंपली उस रेपोजिटरी का एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, प्राइवेट पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी, पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी। अब जो सर्विस क्लास का है इसका कंस्ट्रक्टर डेवलप करें, उसके पैरामीटर के अंदर हम एक पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी का रेफरेंस पास करेंगे। अब जो हमारी क्लास का पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी है इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे जो हमने पैरामीटर के अंदर पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी को पास किया, दिस डॉट पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी इज इक्वल टू जो पैरामीटर वाला। तो हमने क्या किया कि बजाय इसके कि हम पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट बनाते, हमने बाहर से उसका जो रेफरेंस था उसको इंजेक्ट कर दिया है इस क्लास के वेरिएबल के अंदर। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब सिंपली हम पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी के इस रेफरेंस को यूज करके उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो पर्सनल इन्फो का टेबल था उसके अंदर मैंने डमी डाटा को ऐड किया। अब सिंपली हमने इस डाटा को रिट्रीव करना है और इसको हमने फ्रंट एंड के ऊपर या प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर थ्रो करना है। तो इस सर्विस क्लास के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक मेथड ऐड करते हैं पब्लिक। अभी इसकी रिटर्न टाइप मैं कुछ नहीं रख रहा, गेट ऑल इन्फो। मैंने आपको बताया था कि रेपोजिटरी का जो रेफरेंस है उसको यूज़ करना है, पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी डॉट। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल मेथड्स के ऑप्शन आ गए हैं, जैसे डिलीट करना, डिलीट ऑल इन बैच, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी। तो हमने क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम इसका मेथड यूज़ करेंगे फाइंड ऑल का। अब इस मेथड की जो क्यूरी है वो ऑटोमेटिकली जो जेपीए रेपोजिटरी है वो खुद हैंडल करेगा इसको, पर्सनल इन्फो रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। तो ये मेथड हमें उस टेबल की तमाम रोज को रिटर्न करेगा। इसको सिंपली रिटर्न कर लेते हैं। और ये जो फाइंड ऑल का मेथड है ये आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट को रिटर्न करता है। तो हम भी इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है उसको लिस्ट रखते हैं, और लिस्ट कौन सी कर रही है, पर्सनल इन्फो टाइप की। तो लिस्ट उसकी डाटा टाइप पर्सनल इन्फो, गेट ऑल इन्फो का मेथड, और जब भी ये मेथड कॉल हुआ करेगा ये सिंपली तमाम का तमाम डाटा जो पर्सनल इन्फो के टेबल के अंदर होगा उसको रिटर्न कर देगा। अब हमने डाटा को रिटर्न करा लिया है। अब इस डाटा को हमने थ्रो करना है कंट्रोलर या एपीआई लेयर के ऊपर। तो यहाँ पर कंट्रोलर के फोल्डर के ऊपर आए, न्यू जावा क्लास को ऐड करें। इसकी नेमिंग कन्वेंशन भी उसी तरह है कि एंटिटी का नाम और आगे कंट्रोलर का कीवर्ड। मैंने पहले भी बताया था कि स्प्रिंग बूट को ये बताने के लिए कि ये मेरी रेस्ट एपीआई क्लास या कंट्रोलर क्लास है, उसके लिए हम जो एनोटेशन यूज़ करते हैं क्लास के ऊपर वो है @रेस्ट कंट्रोलर। अब क्योंकि मैंने सर्विस क्लास के मेथड को कॉल करना है तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना स्प्रिंग बूट के अंदर, बल्कि हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है। मैंने आपको बता दिया कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने ये लंबा चौड़ा काम नहीं करना कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने उस क्लास के रेफरेंस को इनिशियलाइज नहीं करना, तो उसके लिए जो हमें एनोटेशन बिल्ट इन मिलती है स्प्रिंग बूट के अंदर वो है @ऑटोवाइड। सिंपली इसको लिखें, नीचे उस क्लास का जो रेफरेंस है उसको लिख दें, प्राइवेट पर्सनल इन्फो सर्विस, पर्सनल इन्फो सर्विस। तो इस क्लास की जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा, लेकिन ये प्रेफर्ड वे नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम बाद में डिस्कस करें। सिंपली एक एपीआई को डिक्लेयर करते हैं, एक मेथड ऐड करते हैं और डाटा को रिटर्न कराते हैं। तो मैंने बताया था कि डाटा को रिटर्न करने के लिए जो हम एनोटेशन यूज़ करते हैं वो है @गेट मैपिंग, और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम वो एपीआई लिखते हैं जो हम फ्रंट एंड के ऊपर कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करने लगा \गेट ऑल पर्सनल इन्फो, एक मेथड ऐड करते हैं पब्लिक। अब इसकी रिटर्न टाइप के रखनी है, हमने वहाँ से एक लिस्ट को रिटर्न कराया तो यहाँ से भी हम एक लिस्ट ही को रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर ये बेहतर होता है कि हम कोई रिस्पॉन्स रिटर्न कराएं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि फ्रंट एंड के ऊपर हमें ये पता चलता है कि इसका रिस्पॉन्स ओके है, फेल हो गया है, या कोई रिस्पॉन्स इसका कोई हमने चीज़ को डेवलप किया है। तो इस तरह के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को यूज़ करके हम जेनेरिक वे के अंदर फ्रंट एंड के ऊपर हम ये चीज़ को बता सकते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। तो कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो है रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके पैरामीटर के अंदर हम जेनेरिक काम ये करेंगे कि हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं
तो हमने क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिख लिया है तो अब स्प्रिंग बूट इसको खुद ही मैनेज करके इस क्वेश्चन मार्क को उस लिस्ट से रिप्लेस कर देगा। गेट ऑल पर्सनल इन्फो, और क्योंकि हमें वहाँ से एक लिस्ट मिल रही है पर्सनल इन्फो की, तो उसके एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। पर्सनल इन्फो इज इक्वल टू सिंपली वो जो हमारे पास रेफरेंस है सर्विस क्लास का, पर्सनल इन्फो सर्विस डॉट, और गेट ऑल इन्फो का वो मेथड जो हमें वो लिस्ट रिटर्न कर रहा है पर्सनल इन्फो की, उसको कॉल कर लेना। यहाँ से हमने रिटर्न करनी है एक रिस्पॉन्स एंटिटी, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके पैरामीटर के अंदर हमने सबसे पहले पर्सनल इन्फो की वो लिस्ट को रिटर्न करना है, और जो सेकंड हमारा पैरामीटर है इसके अंदर हमने अपना HTTP स्टेटस रिटर्न करना है। जैसे मैं रिटर्न करूँगा HTTP स्टेटस डॉट ओके, जिससे मेरा फ्रंट एंड या प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर एक लिस्ट भी रिटर्न हो जाएगी और हमारा ओके का स्टेटस भी वहाँ पर चला जाएगा। तो सिंपली अपनी इस क्लास को सेव करें, प्रोजेक्ट को रीरन करें, उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर आएँ और टाइप करें लोकल होस्ट 8080/ और ये जो हमारा API एंड पॉइंट था सिंपली इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें और एंटर दबा दें। तो आप देख सकते हैं कि वो सारा डाटा जो हमारे डाटाबेस के अंदर स्टोर था पर्सनल इन्फो रिलेटेड, वो फ्रंट एंड के ऊपर शो हो गया है। यहाँ तक हमने ये सीख लिया है कि स्प्रिंग बूट के अंदर हम डाटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से ऐड करते हैं, कॉलम्स किस तरह से ऐड करते हैं, उन कॉलम्स के कॉन्स्ट्रेंट किस तरह से ऐड करते हैं, स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोजेक्ट का या मॉड्यूल का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, रेपोजिटरी क्लास क्या होती है, सर्विस क्लास क्या होती है, सर्विस क्लास के अंदर हम रेपोजिटरी इंटरफेस के मेथड्स को कॉल करके डाटा को किस तरह से फैच करते हैं, और फिर उसे कंट्रोलर क्लास के अंदर किस तरह से थ्रो करते हैं, और कंट्रोलर क्लास से प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर किस तरह से थ्रो करते हैं। आगे हम इंशाल्लाह ताला डाटा को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना भी सीखेंगे।